श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब और आप भारतीय नौसेना में 36 साल की सेवाएं दे चुके हैं और इंडियन नेवल एकेडमी के प्राचार्य प्रिंसिपल के पद से आप रिटायर हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 4 दिसंबर के दिन हम जब पूरे भारतवर्ष में नेवी डे के रूप में मनाते हैं, नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, आपसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नौसेना दिवस ये क्यों मनाया जाता है, इसके मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? नौसेना दिवस जैसे आपने बताया हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसके पीछे औचित्य ये है कि 1971 की जो हमारी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें पहली बार भारतीय नौसेना ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उसका बहुत ही अच्छा रोल रहा उसमें। और उसमें एक जैसे कहना चाहिए बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। उसमें जो हमारी मिसाइल बोट्स थीं जो हमने नई रशिया से ली थीं, उन मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर पे जाके उनकी 4 पाकिस्तानी जो वेसल्स थीं उनके पीएनएस खैबर के वो मिलाकर तहस नहस कर दिया। बहुत से उनका नुकसान हुआ। साथ ही साथ जो कराची का जितना भी पेट्रोल डंप था, जितनी भी उनकी पेट्रोल की डंप थी, उन पे भी उन्होंने मिसाइल मार के और उनको पूरा तबाह कर दिया, जिससे उनकी जो पावर थी नेवी में ऑपरेट करने की वो लगभग समाप्त हो गई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ना जान का ना माल का, और वापस ये सारी जो हमारी मिसाइल बोट्स थी ये वापस लौट आई। तो हम ये जंग जीती भी थी और नेवी ने पहली बार इस तरह का कार्य किया था। तो 4 दिसंबर को तब से हमने नेवी डे या नौसेना दिवस मनाना शुरू किया। इसके पीछे मनाने का ये तो कारण है, और अभी उसको लगातार इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक तो लोगों में नौसेना के प्रति जागरूकता हो, और साथ ही साथ जो इतना अच्छा काम हुआ था या जो इतना डेयरिंग काम था उसको लोग याद रखें। बहुत साहसिक प्रदर्शन जो है भारतीय नौसेना ने किया था 1971 के जंग में, और उसके बाद से लगातार इस दिवस को मनाया जा रहा है। इसमें खासकर जनता इसके बारे में और जाने, क्या क्या मुख्य आयोजन होते हैं ताकि जनता की पहुंच भी जो है नौसेना तक हो सके, जान सके इसके बारे में। ये तो आपको मालूम होगा कि ये जितने भी हमारे रक्षा के जितने भी अव्यय होते हैं, चाहे उसमें वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो, ये आम जनता के लिए हर समय खुले नहीं रहते। इसके कारण हैं जिसकी वजह से हम उनको वहाँ आने के लिए रोकते हैं। जिस समय नौसेना दिवस हम मनाते हैं उस समय हम हमारी जितनी भी जहाज़ हैं हमारे, या पनडुब्बियाँ हैं या जो हवाई जहाज़ हैं, उनको हम जनता के लिए खोल देते हैं और उसका पूरा हम ध्यान रखते हैं कि किस तरह से लोग आएँ और कैसे देखें। पूरे अनुशासन के साथ उनको बुलाते हैं और ये सब कुछ दिखाते हैं। तो ये हमारे पास एक समय होता है जब हम अपनी जनता को प्रोत्साहित भी कर सकें कि वो नौसेना के लिए जागरूक हो और अपनी नई पीढ़ी को उसको ज्वाइन करने के लिए बोले, और ये भी बताते हैं ताकि उनको एक तरह से गर्व हो और बहुत एक तरह का संतोष भी रहे कि हमारी नौसेना कितनी सबल है और कितनी सक्षम है। तो एक तो ये हम काम करते हैं। दूसरा, बहुत सारी जो कम्युनिटी सर्विस होती है उसमें चिकित्सा से लेके और जितनी सामाजिक कार्य होते हैं वो सब नेवी और नेवी की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब मिलकर ये कार्य करती हैं। ये हम समय उसमें के लिए भी करते हैं और थोड़ी खुशी भी मनाते हैं। नेवी बॉल होता है और नेवी के दूसरे मेले वगैरह लगाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे हम स्कूल के बच्चों को टारगेट करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको वो सब चीज़ें दिखाते हैं जिससे उनके मन में जिज्ञासा भी पैदा हो और उनके मन में प्रोत्साहन हो कि वो नौसेना को ज्वाइन करें। आम दिनों में आम पब्लिक के लिए खुला नहीं होता है, लेकिन 4 दिसंबर नौसेना दिवस ये अवसर होता है ताकि जनता भी जाकर के नौसेना से रूबरू हो सके। बिल्कुल सही। क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है ये, और हर समय आप जो है इसके बारे में नहीं जान सकते, या उनके जो ठिकाने होते हैं वहां आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि नेवी का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा होती है, लोग जानना चाहते हैं, और एक अभेद्य दुर्ग की तरह होता है। लोग बाहर से देख रहे होते हैं लेकिन भीतर की जो जानकारी होती है वो बाहर नहीं आती है। तो कम से कम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, काम कैसे करता है? आपको मालूम है हमारा जो देश है उसकी बहुत बड़ी सीमा जो है वो जल सीमा है। यहाँ से हमारे गुजरात से शुरू करें आप और इधर पूरा नीचे से होते हुए और आखिर तक आप जाएं तो बांग्लादेश से मिलती है जाके। पहली बात तो इसको संभालने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी रक्षा संहिता चाहिए। तो डेफिनेटली जितना भी हमारी
जहाज़ हैं, जो हमारी पनडुब्बियाँ हैं और जो समुद्र पे चलने वाले हमारे जहाज़ हैं और हवाई जहाज़ हैं, वो ज़्यादातर साउथ में हैं। वेस्ट कोस्ट पे भी हैं, ईस्ट कोस्ट पे भी हैं और साउथ में भी हैं। जो हमारे पश्चिमी तट पे हैं वो हमारा एक फ्लीट है और ऐसे ही एक दूसरा फ्लीट हमारा विशाखापट्टनम की तरफ है। एक और हमारा कमांड है, तीसरा कमांड है जो कोचीन में है, उसमें सिर्फ ट्रेनिंग कमांड है, उसमें ट्रेनिंग कराई जाती है, उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास दिल्ली में एक नौसेना मुख्यालय है, जहाँ पर हमारे नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो रहते हैं और उनके अंदर जो बाकी लोग काम करते हैं। तो दिल्ली से गवर्न होता है और बाकी ये जो तीनों जगह हैं इन जगह से किया जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको प्रशिक्षण के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे नौसेना में प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसमें कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं ले सकते। तो पूरा एक कमांड हमने प्रशिक्षण के लिए बनाया है और हमारी 2 एकेडमी है। एक एकेडमी है जो अफसरों को ट्रेन करती है और एक है जो हमारे सेलर्स जो हैं जवान उनको ट्रेन करती है। जो सेलर्स को ट्रेन करती है उन नौसैनिकों को वो INS चिल्का और उसके बाद बहुत सारे उनकी दूसरी छोटी छोटी एकेडमी से जहाँ वो जाते हैं। और अफसरों के लिए इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला, वहाँ पर हम अफसरों को ट्रेन करते हैं। जहाँ के आप प्राचार्य भी रहे हैं। जी, मैं वहाँ का प्राचार्य भी रहा हूँ। और ये नेवल एकेडमी न सिर्फ भारतीय नौसेना के अफसरों को ट्रेन करती है बल्कि भारतीय तटरक्षक जो हमारा कोस्ट गार्ड है उनको भी ट्रेन करती है और बहुत सारे जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं, यानी हमारे जो बहुत मित्र देश हैं, वो लोग भी जिनकी उनकी खुद भी एकेडमी इतनी अच्छी नहीं है, वो ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं यहाँ आकर, वो सीख कर जाते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत एकेडमी है वो। तो ये पूरा एक तरह का ये ग्रुप है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फिर पोर्ट ब्लेयर वगैरह में या अंडमान निकोबार में फिर नेवी क्यों नहीं है, वहाँ पे कोई कमांड क्यों नहीं है। वहाँ पर भी है कमांड, लेकिन वहाँ तीनों सर्विसेज का मिला जुला कमांड है। तो नेवी का वहाँ पे भी रोल है, लेकिन वहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स के साथ रोल है, लेकिन इन 3 जगहों पर जो है सिर्फ नेवी का अपना रोल है। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कि पूरी स्ट्रक्चर क्या है नेवी की। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि चूंकि आप इंडियन नेवल एकेडमी के प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो ट्रेनिंग कैसे होता है? बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, खासकर युवा जो एस्पायर कर रहे हैं नेवी में जाने के लिए, उनके जानकारी के लिए। ये बात सही है कि ट्रेनिंग कठिन ज़रूर होती है, लेकिन वो ज़रूरत है, वो एक तरह की आवश्यकता है। अगर आप इस तरह का एक जॉब ले रहे हैं तो हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कहा जाए तो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही सशक्त लोग चाहिए, जो फिजिकली, मेंटली, मॉरली बहुत स्ट्रांग हो। तो पहले तो इनका सिलेक्शन ही डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को पहले तो चुना जाता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू और इम्तहानों के थ्रू। हमारे अपनी पद्धति है जिससे हम उनको चुनते हैं, उनको चुनकर पहले लाया जाता है। बहुत ही ये कठिन परीक्षा है, मगर इसमें जो चुनकर आते हैं उसमें ऐसा वो आमतौर पे सही होते हैं फौज में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते वो अच्छे लोग नहीं होते, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शायद फौज के लिए सही नहीं है, उनको आके वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे लोग निकल जाते हैं। लेकिन वो कई बार बहुत अच्छी चीज़ें बनते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम फौज में नहीं भर्ती हो पाए तो कुछ कमी है, ऐसी बात नहीं है। आप उस खास फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहे। तो जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इन अकेडमीज में लिया जाता है, चाहे वो नेवी की हो, आर्मी की हो या एयरफोर्स की हो। इस ट्रेनिंग में सबसे पहली बात तो होती है कि आपको फिजिकली फिट किया जाता है। फिजिकली फिट करने के लिए हमारे मापदंड हैं लिखे हुए और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। आमतौर पे 6 महीने से लेकर 4 साल तक की ट्रेनिंग होती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है और आप क्या चाहते हैं उससे करवाना। तो पहले तो शारीरिक मापदंड, उसके बाद हम उनको जो उनकी टेक्नोलॉजी है या टेक्निकल ट्रेनिंग है वो भी उसमें कराते हैं उनको, क्योंकि नेवी बहुत ही टेक्निकल सर्विस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से लेके मैकेनिकल तक सब कुछ चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग करी जाती है। तो काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि फौज में पढ़ाई नहीं है, बहुत पढ़ाई है, ये भी करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ आप कैसे लीड करें, लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को भी डेवलप किया जाता है। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, उसको इसे छोटे में बताना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन मैं आपको छोटे में ये इतना समझा देता हूँ कि एक फौजी लीडर का काम क्या है। लोगों को अपने पीछे जंग में लेके जाना जिसमें मौत भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए, मेंटली अलर्ट भी होना चाहिए, साथ में आपने सारा प्रशिक्षण इस तरह से लिया होना चाहिए कि आप में कोई कमी ना रही हो, और आप मॉरली भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तभी लोग आपके पीछे आएंगे और आपको लीडर मानेंगे। तो उसको बनाने के लिए हमको लगभग 4 साल कम से कम लगते हैं। एक बंदा जिसके अंदर वो सारे गुण हैं, उन गुणों को
प्रखर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, चमकाने के लिए हमको 4 साल चाहिए होते हैं। उसके बाद अफसर बनते हैं और फिर देश की सेवा करते हैं। जी, बहुत कठिन प्रशिक्षण होता है। आपने बताया कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा नेवी में आने के लिए। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग की बात तो हमने की, लेकिन एंट्री लेवल पे कोई नया उम्मीदवार जाना चाहता है, नेवी में प्रवेश चाहता है, तो चाहे सेलर के रूप में हो, चाहे एज एन ऑफिसर हो, कैसे वो प्रवेश पा सकता है? और किसी खास प्रकार के बैकग्राउंड के लोग ही सिलेक्ट किए जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड के या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के? इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने बताया 2 तरह की एंट्री होती है। एक तो जवानों की एंट्री होती है, नौसैनिकों की एंट्री होती है, सेलर्स एंट्री बोलते हैं उसको। हमारे सेलर्स में दोनों तरह के होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं। टेक्निकल सेलर, उनको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है, 12वीं पास होने चाहिए वो। और जो नॉन टेक्निकल सेलर हैं, जिसमें हाइजीनिस्ट भी होते हैं और मेडिकल के भी होते हैं, या कुक्स भी होते हैं, शेफ़ होते हैं, हमारे स्टीवर्ड्स होते हैं, उसमें टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इनके लिए जो इनकी भर्ती होती है, उसके समय समय पर जितने भी जगह हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके और प्रिंट मीडिया तक, सब में समय समय पर विज्ञापन निकलते रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से बताया गया होता है कि कैसे इसकी भर्ती, बहुत ही साफ सुथरा चयन करने का तरीका है इसका, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था, वो पढ़ाई लिखाई भी चेक करते हैं, आपको आती है उतना लिखना पढ़ना आता है या नहीं, फिजिकल जो आपके मापदंड हैं शारीरिक, वो भी चेक करते हैं। एक तो फिजिकल चीज़ होती है और एक मेडिकल होती है, तो मेडिकल का भी चेक करते हैं कि कोई आगे चल के परेशानी ना हो। ये तो सेलर्स की बात होगी। अफसरों के लिए भी कई तरह की भर्तियां हैं। जिन लोगों ने 12वीं पास की है साइंस से, वो तो कर ही सकते हैं, एनडीए के थ्रू भी है और नेवल एकेडमी का एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भी है, तो आते रहते हैं। इसके साल में 2 बार इसके निकलते हैं विज्ञापन। उसके अलावा भी अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस में, तब भी आपके पास एंट्री दूसरी ब्रांचेस में होने के लिए काफ़ी साधन है इसमें, तो आप कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि नेवी में कई ब्रांचेस हैं। सिर्फ नेवी वाले लोग जहाज़ ही चलाते हैं या लड़ाई ही करते हैं, ऐसा ही नहीं है। और उसमें इंजीनियरिंग की भी भर्ती होती है, इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती होती है, एजुकेशन शिक्षा वालों की भी भर्ती होती है, और लॉजिस्टिक्स एक कैडर है, उसकी भी भर्ती होती है। और इसमें अभी महिलाओं ने भी भर्ती काफ़ी सालों से शुरू हो गई है। तो इसमें शॉर्ट सर्विस और परमानेंट कमीशन दोनों होते हैं। तो अफसरों में 2 तरह की भर्तियाँ हैं। ये बस यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कब उनकी भर्ती निकल रही है, उस समय पर आप अप्लाई कर दें। और बहुत साफ सुथरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा, पारदर्शी जो है चयन प्रक्रिया होती है, और समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन और विज्ञापन आते रहते हैं, तो आप इस पे नजर बनाए रखिए। नूर साहब, यहाँ पर निजी तौर पर आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे कि आपने लगभग 36 वर्षों की सेवाएं जो है भारतीय नौसेना में आपने दी है, तो आपके अनुभव के आधार पे, क्योंकि हम जब भी किसी कैरियर की बात करते हैं तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप 36 वर्षों की सेवा करने के बाद अपने निजी अनुभव के आधार पे क्या कहते हैं कि आप एक प्राउड जो है नेवी ऑफिसर के रूप में एक समाज में अपना क्या रुतबा और प्रतिष्ठा रखते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो आदमी फ़ौज में है वही सच्चा देशभक्त है, ऐसी बात नहीं। हम सभी सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन नेवी में ख़ास तौर पर मैंने देखा है अपने निजी अनुभव से कि आपको काम करने के बाद जो संतोष मिलता है वो बहुत है, क्योंकि सामने दिखता है वो एकदम। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका एक जो दिनचर्या है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाती है। तो आप कैसे ज़िंदा रहते हैं, अपनी फिजिकली भी आप अपने आप को ठीक रखते हैं, मॉरली मेंटली भी ठीक रखते हैं। तो वो कहते हैं ना कि फ़ौज में आप हैं तो रिटायरमेंट होने तक जवान ही रहेंगे, जवान ही कहलाएंगे। तो वो तो बात सच है। पहली बात तो ये कि आप फिजिकली रूप पे बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात है, जहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की कम्युनिटी है, वो बहुत ही क्लोज निट है, बहुत मिले जुले होकर के लोग रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। और किसी तरह का यहाँ पे जिसे कहना चाहिए, किसी तरह का कोई भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जहाँ पर आदमी को लगे कि किसी एक के साथ ये हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं हो रहा है। बहुत ही न्याय संगत व्यवस्था है यहाँ की। ये ज़रूर कहूँगा मैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि सभी लोग सबसे ऊंचे पहुंच पाएं, और कई सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर बहुत ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर पहुंचने के लिए आपको बहुत कष्ट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भर्ती होना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप सच्ची लगन से और मेहनत से काम करते रहें और सही काम करते रहें,
तो इसके अंदर आपकी उन्नति होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कठोर परिश्रम, मेहनत, लगन करते रहिए और अपने आप को भी सही रखिए और अपने देश को भी सही रखें। जी, कठिन परिश्रम, लगन, मेहनत से आप जो है शीर्ष ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, ये आपका कहना है नूर साहब। बस आखिरी में चलते चलते आपसे हम ये भारतीय नौसेना दिवस के ऊपर एक संदेश चाहेंगे और खासकर एक आम नागरिक एक बेहतर इंसान बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, हमारे नेवी के कुछ ऐसे गुड क्वालिटीज जो आप बताना चाहेंगे जिसको हम अगर आम जनता के रूप में सोसाइटी में इनकलकेट करें, लागू करें, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि नेवी एक बहुत ही सेकुलर सर्विस है। मैंने यहाँ पर देखा है कि एक छोटी सी शिप के अंदर बिना किसी परेशानी के किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के लोग बहुत ही सहजता से और बहुत अच्छी तरह रहते हैं। तो जिस तरह का प्रेम भाव फौज में दिखता है, नेवी में दिखता है, मैं चाहता हूँ कि हम सब में ये मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह का अनुशासन और जिस तरह की समयबद्धता और जिस तरह की साफ सफाई नेवी में है, वो एक तरह का आइडियल है वो। तो अगर उसको कोई अपनाना चाहे तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात होगी अगर उसमें करें। और एक तीसरी चीज़ ये कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपको एक ख़ास तरह की अगर हिम्मत आप अपने अंदर पैदा कर लें तो सागर से विशाल क्या है, लेकिन आप उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। और नेवी वालों को देखें तो वो तूफान से भी नहीं घबराते। तूफान में जब आता है तो खुद जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। तो नई पीढ़ी को तो मैं ये कहूँगा कि हौसला रखना चाहिए और आप में हिम्मत अपने में बनाइए और अपने आप को सक्षम बनाइए कि आप परेशानियों को जूझ सकें। जी, समस्याएं जब आती हैं तो आम लोग समस्याओं से दूर भागते हैं, लेकिन नेवी में जब समस्याएं आती हैं, समुद्री तूफान आते हैं, तो नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जवान होते हैं, वो उसको जूझने के लिए उसके पास जाते हैं। बहुत अच्छा संदेश है आपका और निश्चित रूप से जो तमाम श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा। रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर, रिटायर्ड और इंडियन नेवल एकेडमी के पूर्व प्राचार्य, आपने वक्त निकाला। आपसे बात करने का अनुभव बहुत ही